शिकायत, शायद अनस्पोकन एक शिकायत रहती है कि लोग इसको उस तरीके से उसके नुआंसेस को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है आज के समय में सारे लोग, इंटरनेट है, रील्स हैं, वीडियोस हैं, उसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक सब्र की ज़रूरत है जो नहीं होती। और जब पढ़ते हैं या आइदर ई बुक या फिजिकल किताबें, तो वो सोचते हैं कि कोई आसान सी चीज़ जो हम पढ़ लें और तुरंत पढ़ के और निकल जाएं, बहुत सोचना ना पड़े, बहुत रुकना ना पड़े। तो अब जब मैं आदिवासियों की कहानी लिख रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कई लोगों को ये बहुत कुछ पॉपुलर विषय लगता है कि जिसको मैं आसानी से पढ़ के हम निकल जाएं। और मैं जब लिखती हूँ इन कहानियों को, तो वो मेरे भीतर की कोई चीज़ है जो मुझे कंपेल करती है इसको करने के लिए। क्योंकि मैंने बचपन में ऐसे इलाके में बहुत समय बिताया है जब मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, इनके जीवन को देखा है। ऑल्दो ये कहना थोड़ा सा प्रिटेंशियस भी लगता है कि मैं इनके जीवन को जानती हूँ। कोई भी दूसरे के जीवन को उस समूचेपन में नहीं जान पाता जैसा वो जो व्यक्ति है वो खुद जी रहा है। और आदिवासियों की जो स्थिति है, वो चाहे भारत में हो या कहीं और भी दूसरे देशों में भी जो इंडिजिनस लोग हैं, उनकी जो स्थिति है, मैंने बाहर भी, मैं नॉर्वे गई थी तो एक बार मैंने कुछ लैपलैंडर्स से, मैंने कुछ लड़कियों से बातचीत की थी। वहाँ मैंने देखा था कि हर जगह बात वही है, और कहाँ तक हम एक बेसिक ह्यूमन राइट्स को समझ पाने में भी नाकाम रहे हैं। तो फिर भी एक सेकेंडरी लेवल पे भी मैं ये बात को कहना चाहती हूँ कि मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ, जैसे दिल्ली में आपको बहुत आदिवासी लोग नहीं दिखते हैं, और अगर कोई दिख जाता है तो मुझे लगता है कि ये मेरा कोई अपना भाई बंधु है। वो बचपन के बहुत साल उन इलाकों में रहने और बहुत लोगों को जानने के बाद ये चीज़ मेरे भीतर एक किस्म का, उसको क्या मैं शब्द दूं, कि आप घर के लिए जो बेचैन होते हैं, जो एक नॉस्टैल्जिया होता है, तो मैं उस इलाके के लिए बहुत नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ। और मेरा बचपन रांची में बहुत बीता, जो कि झारखंड में अब है, तब वो बिहार में ही होता था। और झारखंड आदिवासी एरिया है, और मेरे फादर बहुत इंटीरियर में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। तो जब हम बच्चे थे तो वो उन दिनों एक जगह थी सिमडेगा, जिसमें वो पोस्टेड थे, और वहाँ पर जब वो थे तो हमने बहुत दुनिया देखी। उनके जो रिचुअल्स होते हैं, जो जिसको वो इंद कहते हैं, जो मेला उनका लगता है, रात को लगता है, जंगल के बीच में लगता है, वो सब हमने जाके देखा। तो वो दुनिया बहुत मेरे भीतर, जैसे हम लोग हर कोई अपने बचपन की दुनिया को बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, तो मेरे लिए वो आदिवासी वाली दुनिया वो उसी बचपन की याद के साथ मिली जुली आई है। और उसके साथ एक जो बहुत एक रोष मेरे भीतर रहता है इनजस्टिस का, कि ये क्यों होता है ऐसा, क्यों हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, मतलब एक दूसरे को दबा के और उसको शोषण करके, हमको कैसे हम बड़े बन सकते हैं, कैसे हम अमीर बन सकते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। एक बेसिक डिग्निटी जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, then we don't do that। तो शायद ये सब बातें मेरे भीतर रही तो ये कहानियाँ लिखी गई। और वापस सिमरन पे आती हूँ कि जब उसने उन कहानियों पर मुझसे बात की, तो मुझे लगा कि इस यंग लड़की जो कि भारत में भी नहीं रह रही है, और वो इन कहानियों के सारे नुआंसेस को उसने ऐसे पकड़ा जो यहाँ के बहुत सारे उन इलाकों में रहने वाले साथी लेखक, पाठक जो मुझे थोड़ा मोहब्बत भी करते हैं, फिर भी वो उन नुआंसेस को वैसे नहीं पकड़ पाए जैसे उसने पकड़ा था। तो मुझे बहुत उससे मुझे लगा बहुत एक वर्थवाइलनेस की फीलिंग हुई कि आप कुछ लिखते हैं तो वो बात कहीं पहुंचती है। हर बार नहीं पहुंचती, और हर बार जब हम लिखते हैं तो हम पाठक के हिसाब से भी नहीं लिखते, हम इसलिए लिखते हैं कि कोई हमारे भीतर की कोई चीज़ है जो हमको प्रेरित कर रही है या बेचैन कर रही है, आप उसको लिखते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई आपके साथ बिल्कुल आपके बगल में आके खड़ा हो जाता है और आपके साथ उस दुनिया को देखता है, शायद उससे बेहतर कोई और फीलिंग नहीं हो सकती। तो मैं शुरू में बस इतना ही कहना चाहूंगी, और आप लोग से बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। बहुत अच्छा प्रतीक्षा जी। तो मैं शुरुआत करूंगी बातचीत की।
आपके अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आप एक ऑफिसर भी हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है हिंदी राइटर्स से, क्योंकि वो आप हिंदी में लिखती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी कुछ जीवन के बारे में बताएं, अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं कि आप कब, कैसे, कहाँ से प्रेरणा लेती हैं और कैसे लिखती हैं। तो अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में और दिनचर्या के बारे में कुछ बताएं। एक तो सबसे पहले मैंने लिखना बहुत देर में शुरू किया, मतलब मेरे अंदर तो थोड़ा था कि लिखूंगी। मेरी माँ लिखती थी, मेरी मौसी लिखती थी, और एक टाइम पे ये लोग काफी साहित्यिक पत्रिकाओं में छपते थे। फिर जैसे होता है कि उनका भी लिखना बंद हो गया, तो मैं पढ़ती बहुत थी। मेरे घर में बहुत पढ़ने लिखने का माहौल था और संगीत का बहुत माहौल था। मेरी माँ गाना गाती थी रेडियो स्टेशन से भी। तो मेरी माँ गाना भी गाती थी, तो घर में बहुत क्लासिकल म्यूजिक और किताबें और सारी पत्रिकाएं आती थी, हर तरह की, अंग्रेजी की, हिंदी की। और मैं बहुत प्रिकॉशियस रीडर थी, मतलब मैं जो चीज़ें मुझे बड़े होकर पढ़नी चाहिए थी वो मैंने बचपन में पढ़ ली थी। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि ये किताब आउट ऑफ बाउंड है तुम्हारे लिए, ये मत पढ़ना। तो मैं पढ़ती रहती थी, बल्कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रहे थे, वो उससे काफ़ी बड़े हैं। तो वो सीरियसली मुझे बिठा के बोलते थे, अच्छा तुमने ये किताब पढ़ ली तो इसमें तुमको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा या क्या लगा। और ऐसी किताबों के बारे में हम बात करते थे जो कि शायद मेरे उम्र में पढ़ने वाली किताबें नहीं थी, पर किसी ने चूंकि रोक नहीं लगाई तो मैं बड़े फ्री तरीके से पढ़ती रही। तो ये मन में था कि किसी समय कभी लिखूंगी। लेकिन जैसे हम लोग के साथ, सबके साथ होता है कि नौकरी हो गई, शादी, बच्चे, परिवार, सब चीज चल रहा था, तो मैं सोचती थी कि एक दिन जब मैं फ्री हो जाऊंगी मैं लिखूंगी। लेकिन वो मुझे पता है अब कि वो एक दिन फ्री हो जाऊंगी बहुत ही कोई इट्स एन इल्यूजरी लाइन, वो कभी नहीं होता। तो मैं इनफैक्ट अपनी बेटी को कहती हूँ कि मेरी वाली गलती मत करना कि बहुत देर से लिखना। वो भी थोड़ा बहुत लिखती है, तो मैं कहती हूँ इस समय को यूज करो, ये समय निकल जाता है फिर वापस नहीं आता। और हम सबसे ज्यादा काम तभी कर पाते हैं जब बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। हाँ, ये मैंने अपने में देखा। हाँ, एकदम मतलब लगता है कि सब दुनिया आपके माथे पे गिरी हुई है और उसी में आप पता नहीं, जिसको कहते हैं ना कि समय को लूट लेना, तो आप लूट कर कहीं घुसकर कुछ कर लेते हैं। और जब बहुत इफरात समय मिलता है तो आप कुछ नहीं करते, आप बस पड़े रहते हैं। तो इसी तरह से देर से लिखना शुरू किया, शायद सडनली वो इंटरनेट ने हेल्प बहुत किया कि वो कुछ ब्लॉग्स आ गए, और सबसे बड़ी बात कि वो 2-3 वेबसाइट्स आ गए। एक अभिव्यक्ति करके एक वेबसाइट पूर्णिमा वर्मन जी का होता था, अनूप भार्गव ने शुरू किया, ई कविता का एक ग्रुप। तो हम लोग उसमें थोड़ा सा कि चलो लिखते हैं, हिंदी लिखना छूट गया था, ऑफिस में अंग्रेजी में काम होता था, तो हम लोग लौटे ब्लॉग की तरफ और लगा कि अरे ये तो बड़ी मतलब एक दुनिया हमारे सामने है। एंड आई रिमेम्बर कि ऑफिस जाके भी मेरे दिमाग में लगता रहता था कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, ब्लॉग पे लिखना है, कविता लिख दे रही है, और भले ही बहुत खराब कविता लिख रही थी उस समय, पर वो एक तरह का रियाज हो रहा था आगे थोड़ा और बेहतर करने को। तो मैंने शुरुआत की ब्लॉग लिखने से, और वो ऑफिस के टाइम में ही दिन भर, मतलब मैं फाइनेंस में काम करती हूँ तो बहुत ही सर खपाने वाला काम होता है, बच्चे छोटे, तो उसमें लगता था कि ये तो लिखना कैसे हो पाएगा, ऑफिस में आप लिख नहीं सकते हैं। तो मैं लौट के या तो अर्ली मॉर्निंग लिखती थी। अच्छा, आई एम नॉट अ लेट नाइट पर्सन, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, तो सुबह उठ के लिख लिया थोड़ा बहुत। ऐसा करके ब्लॉग लिखना शुरू किया। ब्लॉग पोस्ट छोटे छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। फिर ब्लॉग करते करते मैंने एक दिन एक कहानी लिखी, उसको भेज दिया तो वो हंस में छप गई। तो मुझे लगा कि अच्छा, मतलब मैं कहानी लिख सकती हूँ, मुझे वो जो एक कहानी का स्ट्रक्चर होता है वो लिखना शायद मैं कर पाऊंगी। तो मैंने कहानियां लिखनी शुरू की, और ये सारी चीजें ऑफिस की पूरी सारे प्रेशर के बाद मैं करती रही। फिर मैंने कहा मैं सिर्फ कहानियां ही लिख पाऊंगी, उपन्यास तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे लिखूंगी, कहाँ से समय निकलेगा। तो मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया था, उसके कुछ पेजेस लिख के छोड़ दिए, क्योंकि उपन्यास में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सीक्वेंशियली उसको करना पड़ता है, तो वो आप लगातार करें तो बेहतर है। तो मैंने पहला उपन्यास जो शुरू किया उसको वहीं कुछ एक फोल्डर में फाइल बना के छोड़ दिया। बाद में एक दूसरा शुरू किया, बारिश कर, उसको लिखा तो वो थोड़ी जल्दी, फिर भी 2-3-4 साल लगे, कभी 10 पन्ने लिख के छोड़ दिए, कभी 20 पन्ने लिख के छोड़ दिए।
मैंने कहा इस तरीके से तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। फिर मैंने तय किया कि मैं रोज एक पेज लिखूंगी, रोज एक पेज, भले ही वो बाद में सारे डिस्कार्ड कर दूं। पर इस तरह से 365 दिन में 365 पेज में लिखूंगी, उसमें कम से कम 200 पेज तो काम के आएंगे। तो ये मैंने अपने ऊपर एक सोचा कि इसी तरह से हो सकता, वरना नहीं हो पाएगा। मैंने लिखना शुरू किया, शायद 20 दिन लिखा होगा, 20 पेज हुए होंगे, उसके बाद फिर छूट गया। तो ऐसे करके गैप 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 करके अल्टीमेटली किताब आ गई। और जब आई तो बहुत लोगों ने उसको बहुत प्यार किया, उस किताब को। तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई कि अच्छा, मतलब मैं उपन्यास लिख सकती हूँ। ये सबसे पहले तो ये हैरानी वाली बात थी कि लिख लिया और लोगों ने पढ़ लिया और पसंद किया। फिर वो दूसरी किताब जो मेरी पारा पारा 2 साल पहले आई, जिसके लिए मैं वहाँ आई थी, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स किताब थी, क्योंकि वो एक औरत की कहानी थी। तो उसमें बहुत सारा एक औरत कैसे दुनिया के बारे में और अपने जीवन के बारे में, अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचती है। और जो बहुत सारे सोशल टैबूज उसके ऊपर लगे हुए हैं, खास करके भारत में तो बहुत ज़्यादा है, उन चीज़ों को वो कैसे बरतेगी। एक औरत जो मॉडर्न आज के समय की औरत है, जो पढ़ी लिखी है, जो अपने पैरों पे खड़ी है, वो कितना अपने समाज के नियमों पे कितना बंधी रहेगी और कितना निकल जाएगी उससे। तो ये लगभग, मतलब भले इसको आप प्रेम कहानी कहें, लेकिन वो एक तरह से अपने अस्मिता की पहचान थी, वो सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की एक जर्नी थी। उसमें वो उसका एक पति है, एक प्रेमी है, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट भी ऐसे था। लेकिन उसमें मैं चाहती थी कि अगर जो हम बात कर रहे हैं ना इक्वालिटी की, कि अगर एक औरत भी, जिसको औरतों को भी वो, वैसे हम लोग इक्वल अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो अगर वो सारे हम अपने बैगेजेस को हटा दें, तो एक औरत इन चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में कैसे सोचेगी। तो सारे मॉरल कंपस को हटाने के बाद वो सिर्फ अपने लिए कोई फैसला कितना सही कितना गलत कर सकती है।